का हमारा व्याख्यान है राज्य स्वायत्तता के समर्थन में तर्क। राज्यों की स्वायत्तता के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं वो तर्क इस प्रकार है। पहला तर्क है स्वायत्तता स्वतंत्रता नहीं और स्वायत्तता की मांग संघीय ढांचे के अंतर्गत ही की जा रही है, इससे विघटन का कोई खतरा नहीं है। दूसरा कहा जाता है राज्यों को अधिक वित्तीय साधन होने से विकास संबंधी दायित्वों को पूर्ण कर सकेंगे। तीसरा, केंद्र एवं राज्यों में पृथक दलीय सरकारें होने पर भी राज्यों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकेगी। चौथा है अनुदानों की प्रक्रिया एवं शैली को लेकर भी भेदभाव की शिकायत की जा रही है, जैसे गेहूं को अधिक अनुदान देने से उत्तरी राज्यों को लाभ मिलता है, चावल पर कम अनुदान होने से दक्षिणी राज्यों को लाभ नहीं मिल पाता। पांचवा है राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप के कारण राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के समान हो गई है। छठा है राज्य स्वायत्तता से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी, वे अपनी आय के अधिकतम स्रोत ढूंढेंगे और केंद्र पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। इस संबंध में भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने कहा था कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना केंद्र को कमज़ोर करना नहीं है। मेरा विश्वास है कि केंद्र राज्यों से उनकी पहल करने और निर्णय करने की शक्ति लेकर शक्तिशाली नहीं बनता, वह केवल तभी शक्तिशाली होता है जब राज्यों को अपनी प्रशासनिक और विकास की समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में तर्क। केंद्र सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे जनता पार्टी की, राज्य स्वायत्तता की अवधारणा से संघ व्यवस्था दुर्बल होगी और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से खतरनाक परिणाम होंगे, ये केंद्र सरकारों का मानना है। और इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो तर्क इस प्रकार है। पहला तर्क है देश की सुदृढ़ता ही राज्यों की स्वायत्तता की सर्वोत्तम गारंटी है, क्योंकि किसी भी प्रकार वह मजबूती समाप्त हो जाए तो न तो भारतीय संघ की प्रभुसत्ता रहेगी, न ही राज्यों की स्वायत्तता रह सकेगी। दूसरा, राजमन्नार समिति के सुझाव तो संविधान की आत्मा को ही बदलने वाले खतरनाक विचार हैं। न्याय योजना, विदेशी मुद्रा और औद्योगिक लाइसेंस सब कुछ राज्यों के हाथ में जाने के बाद राज्यों की स्थिति स्वाधीन राष्ट्रों जैसी हो जाएगी। ये क्षेत्रीयता को बढ़ाने वाला और राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाने वाला होगा। तीसरा, इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है आज घटक राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और स्वायत्तता के बाद अगली मांग स्वतंत्रता की हो सकती है। चौथा है अनुच्छेद 356-357 के अनुसार भारतीय संघ के राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक व्यवस्था असफल होने पर वह आपातकालीन स्थिति में राज्यपाल की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं। इन अधिकारों के अभाव में भारतीय संघ, जिसे संविधान में अंगीकृत किया गया है, के स्वरूप को धक्का पहुंचेगा और वह नष्ट भी हो सकता है। पांचवां कहा जाता है इसके विपक्ष में क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं द्वारा राज्यों की स्वायत्तता की मांग एक सुनियोजित और गंभीर राजनीतिक चाल है, जिसके द्वारा कुछ तत्व अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। संघीय राष्ट्र निर्माण हेतु तो ये इसके विपक्ष में तर्क दिए गए जिनका हमने अध्ययन किया। अब आती है संघीय राष्ट्र निर्माण हेतु केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की आवश्यकता तथा इस प्रसंग में सुझाव। संविधान निर्माताओं ने भारत में सहयोगी संघवाद की कल्पना की थी तथा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के लिए विभिन्न संस्थाओं को अपनाया गया। संघीय राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जबकि एक ओर तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए शक्तिशाली केंद्र हो तथा दूसरी तरफ राज्य भी शक्तिशाली हो, ताकि वे सुव्यवस्था स्थापित कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। संघीय राष्ट्र निर्माण या संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमुखतया जो सुझाव दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्राज्य परिषद की प्रभावी भूमिका। इस परिषद की स्थापना 1990 में की गई है। परिषद का एक प्रभावशाली संस्था के रूप में विकास किया जाए। दूसरा, राज्यपाल के पद के संबंध में स्वस्थ स्थिति अपनाई जाए। आज विपक्षी दलों की सरकारें राज्यपाल को केंद्र के शासक दल का एजेंट बताते हुए इस पद को समाप्त करने की मांग कर रही हैं। इस पद के लिए कुछ स्वस्थ परंपराओं को अपनाया जाना चाहिए, जैसे राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो दलीय राजनीति में अपेक्षाकृत कम धसे हुए हों, जिन्हें सभी दलों से सम्मान प्राप्त हो। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य मंत्रिमंडल के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए।
तीसरा है अनुच्छेद 356 का संयमित प्रयोग होना चाहिए। कभी भी मात्र केंद्र के सत्तारूढ़ दल के स्वार्थ के लिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाना चाहिए। चौथा है विवेकात्मक अनुदानों का विवेकपूर्ण वितरण। अनुदानों का वितरण मनमर्जी से न होकर इसके लिए कुछ सिद्धांत तय किए जाने चाहिए। पांचवा है राज्यों के वित्तीय साधनों में वृद्धि पर विचार। राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना चाहिए तथा खर्च में मितव्ययता के लिए प्रयत्न करने चाहिए। 12वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों के वित्तीय साधनों में और अधिक वृद्धि कर दी गई है। अब राज्य सरकारों को केंद्र के कर तथा गैर कर राजस्व का 38% प्राप्त होता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र के सशक्त होने की आवश्यकता है, तो जनहितकारी कार्यों के विस्तार तथा सेवाओं को क्षमतावान बनाने के लिए राज्यों की साधिकारिता भी तर्कसंगत ठहरती है। भारत की संघात्मक व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों का सर्वाधिक प्रमुख तथ्य ये है कि राज्यों को सशक्त बनाने का अर्थ केंद्र को अशक्त बनाना नहीं है। केंद्र राज्य संबंधों की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो संविधान के वर्तमान ढांचे को हल न कर सके।